हेलो गाइस, आज हम लोग लगभग ज्योग्राफी के 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो आपके कई सारे एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और ये क्वेश्चन जो है आ भी चुके हैं बहुत सारे एग्जामों में। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और उसके सीधे आंसर देखेंगे, क्योंकि हमें 200 क्वेश्चन का टारगेट करना है और काफ़ी लंबी सीरीज हो जाएगी अगर हम ऑप्शन को अकॉर्डिंग चलेंगे। तो देखिए, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहले क्वेश्चन कहता है, भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल के जनक किसे क्या बोलते हैं? इराटोस्थनीज को बोलते हैं। ठीक है। हेरोडोटस आपका इतिहास जनक बोले जाते हैं, और हिप्पार्कस आपका ज्योग्राफी से संबंधित है, लेकिन जनक किसे माना जाता है? इराटोस्थनीज को जनक माना जाता है, भूगोल के जनक। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? देखिए, ज्योग्राफी का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था इराटोस्थनीज ने। किसने किया था? इराटोस्थनीज ने। इसलिए इन्हें ही हम ज्योग्राफी का जनक मानते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, मानव भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? मानव भूगोल के पिता कार्ल रिटर को मानते हैं। किन्हें मानते हैं? कार्ल रिटर को। अगला क्वेश्चन कहता है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान कौन था? ये कौन थे? H.H. बैरोज थे। ठीक है। मानव भूगोल परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान थे ये। अगला क्वेश्चन कहता है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भू आकृति विज्ञान जन्मदाता हम मानते हैं किसे? पेसल को। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, भूगोल विज्ञान को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? ये कथन किसका कथन पूछा गया है? तो ये किसने कहा था? ये वारेनियस ने कहा था। किसने कहा था? वारेनियस ने कहा था। अगला क्वेश्चन कहता है, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को कहा जाता है? देखिए, सौरमंडल से सौरमंडल के बारे में सबसे अच्छा तथ्य और सबसे अथेंटिक तथ्य किसने दिया था? कोपरनिकस ने दिया था। उन्होंने बताया था कि पृथ्वी केंद्र में ना होकर कहाँ पर है? अलग है, और सूर्य इसका केंद्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले पिंड जो होते हैं आपके, ग्रह कहलाते हैं। ठीक है। ग्रहों के फिर आसपास जो घूमते हैं वो आपके उपग्रह कहलाते हैं। पुच्छल तारे भी कहलाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर आपके सभी होंगे। ठीक है, ये ग्रह नहीं अकेले होगा, सभी होंगे, क्योंकि सार सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले खगोलीय पिंड जो होते हैं, ये सभी होते हैं। ये सभी पिंड होते हैं। खगोलीय पिंड का मतलब तात्पर्य ये है कि जो खगोल यानी पृथ्वी के बाहर पाए जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ये सभी। इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? ये कथन है किसका? कांट का ये कथन है। अगला क्वेश्चन कहता है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में हमें पता है कितने ग्रह बचे हैं? 8 ग्रह बचे हैं, है ना। 9 ग्रह से हटाकर अब 8 ग्रह बचे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम उन्हें बोलते हैं उपग्रह बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? तो किसने किया था? केपलर ने प्रतिपादित किया था ग्रहों के नियम का, है ना, कि ग्रह कैसे इस चक्राकार मन में ग्रह घूमते हैं, और इसके सेंट्रल में जो है आपका सूर्य उपस्थित है ना। और इसकी तरफ चारों तरफ क्या है? पृथ्वी यानी ग्रह सब सभी घूमते हैं। इन्होंने ग्रह संबंधी 3 नियम दिए थे। अगला क्वेश्चन कहता है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय 21 जून को सूर्य दिखाई देता है, क्योंकि नॉर्वे क्या है? नॉर्वे आपका उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, और भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में जो आपका 21 जून आता है, 21 जून के दिन क्या होता है? कर्क रेखा पर सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? देखिए, सौरमंडल के बारे में जानकारी पहले से प्राप्त थी, लेकिन रियलिटी में सौरमंडल में क्या है, पृथ्वी कहाँ पर है, सूर्य कहाँ पर है, उसके बारे में वास्तविक जानकारी कॉपरनिकस ने दी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? यानी सौरमंडल का जो जन्म हुआ है वो किससे हुआ है? तो सौरमंडल का जन्म जो मानते हैं हम सूर्य से ही मानते हैं। वैसे बिग बैंग थ्योरी को माना जाता है, बिग बैंग थ्योरी को। लेकिन वैसे हम किसे मानते हैं? सूर्य को ही मानते हैं, क्योंकि सूर्य ही इस पूरे सौरमंडल को संचालित करता है। अगला क्वेश्चन कहता है, एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? जब एक पिंड, जैसे मान लीजिए आपका पिंड है और एक ये पिंड है, तो कभी पास होता है और कभी दूर होता है, ये दूरी हो गई। तो जब पास होता है उसे बोलते हैं हम पेरिजी। ठीक है। और जब दूर होता है उसे हम बोलते हैं एपोजी। तो अधिकतम दूरी पूछा गया है, तो अधिकतम दूरी को हम क्या बोलते हैं? दूरी को हम बोलेंगे एपोजी। हाँ, तो यहाँ पर एपोजी भी दिया गया है आपको, बिल्कुल सही है।
और अपसौर भी दोनों सही हैं, यानी आपके यहाँ पर दो ऑप्शन सही हैं, यानी बी और डी ये दोनों सही हैं आपके। पेरेजी हम पास को बोलते हैं, उपसौर आपको बोलते हैं पास को, ठीक है। ये दो स्थितियां होती हैं, यानी आपके यहाँ पर दो ऑप्शन बिल्कुल सही होते हैं, अपसौर भी और अपोजी भी, ठीक है। तो दो ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को कहते हैं। अभी देखा ना, अभी हमने यहाँ पर न्यूनतम दूरी क्या बोलते हैं, हमने बताया था ना अभी आपको कि उपसौर बोलते हैं, उपसौर या पेरिजी। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, उपसौर बोलेंगे या हम बोलेंगे पेरिजी बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आपके दो ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। देखिए अंतरिक्ष में लगभग अभी तक 89 तारामंडल तक खोजे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। देखिए पार्थिव ग्रह कौन से होते हैं जो सूर्य के नजदीक हैं और ठोस अवस्था में है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हमारे पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। तो कितने हो गए, चार हो गए, ठीक है। और बाकी जो इन्हें हम इनर प्लैनेट भी बोलते हैं, आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। इसके बाद आपके आते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, है ना, ये चार ग्रह आते हैं, इन्हें हम बाह्य ग्रह बोलते हैं या फिर इन्हें हम गैसीय ग्रह बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। तो ब्रह्मांड में जो तारा विस्फोट करता है उसे हम बोलते हैं अभिनव तारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक तारा है। तो हमें पता है ये आपका क्या है, ये आपका ग्रह है, ये क्या है आपका, ये ग्रह है, ये भी ग्रह है। चंद्रमा आपका क्या है, चंद्रमा आपका उपग्रह है। सूर्य एक तारा है, तारा वह पिंड होता है जिसका स्वयं का प्रकाश होता है। अगला क्वेश्चन कहता है सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है। तो 8 मिनट समय लगता है उसका, है ना, लगभग आपके पूरे 500 सेकेंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन कहता है सूर्य के सबसे दूर कौन सा स्थित है। बुध, प्लेटो, वरुण या फिर बृहस्पति। देखिए सूर्य है आपका, इसके बाद हमें पता है प्लेटो को हटा दिया गया है ग्रह की श्रेणी से, है ना। तो फिर कौन सा बचता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, वरुण ही बचता है लास्ट में। तो वरुण ही इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। तो बुध ग्रह सबसे निकट है, ठीक है। सबसे दूर आपका कौन था, वरुण था। अगला कहता है किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं पाई जाती हैं। तो बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं देखने को हमें मिलती हैं। कलाएं मतलब ये होता है ना कि आप कभी पूरा दिखाई दे रहा है, कभी पूरा पूरा अमावस्या है, कभी पूर्णिमा है आपकी, कभी इस तरह का दिखाई दे रहा है ना, कभी इस तरह का दिखाई दे रहा है, तो ये कलाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बुध सूर्य के चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो बुध जो है 88 दिन का समय लेता है, सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है यही, ठीक है, सबसे कम, सबसे कम समय लेता है। अगला क्वेश्चन कहता है सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है। तो बुध ही है, सबसे कम समय लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो शुक्र को हम पृथ्वी की बहन बोलते हैं, पृथ्वी की भगनी बोलते हैं। और भोर का तारा, भोर का तारा, ठीक है, सांझ का तारा, इसे ही बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो तापांतर होता है हमें यहाँ पर, यानी शुक्र ग्रह में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। सबसे चमकीला तारा भी यही है, सबसे चमकीला तारा भी यही है। चमकीला तारा बोलते हैं लेकिन तारा नहीं, ग्रह है, ठीक है, चमकीला तारा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। देखिए पृथ्वी और शनि के हैं, है ना, बृहस्पति और बुध के हैं, मंगल और शनि के हैं, बुध और शुक्र के ही नहीं है। तो यही दो हमारे ग्रह हो गए। कहता है किस ग्रह को शाम का तारा यानी सांझ का तारा या भोर तारा कहते हैं। तो शुक्र को ही बोलते हैं, ठीक है। अगला कुछ कहता है यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। तो शुक्र ग्रह की जो पूजा करते थे वो देवी के रूप में करते थे। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। उपसौर स्थिति वही है जब क्या होता है, सूर्य पृथ्वी के नजदीक होता है, ठीक है, लगभग 14,000 किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर दूरी होती है। सबसे दूर एक दूरी होती है, सबसे एक नजदीक होती है। तो जनवरी यानी 3 जनवरी को क्या होता है, सबसे नजदीक होता है।
उत्सव और की स्थिति पूछता है, ठीक है, तो जनवरी आंसर क्या होगा। और 4 जुलाई क्या होता है, सबसे दूर होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो स्वेस महोदय ने पृथ्वी को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। आपका कौन कौन सा, सियाल और सीमा और निफे। अगला क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता है, यानी निकेल और निफे, यानी सियाल सीमा निफे, ये कोर की बात कर रहा है ना, किस भाग में, किस भाग में। तो निफे की भाग है, और निफे को हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। अगर यहाँ पर कोर ऑप्शन होता तो वो भी सही होता। अगला क्वेश्चन कहता है, भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है। भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है, मतलब आपका किस में बैसाल्ट चट्टानें जो है अधिकतर देखने को मिलती हैं। तो सीमा में देखने को मिलती हैं, ठीक है। आपका आता है सियाल और सीमा। सीमा वही पार्ट है जिसमें आपकी महासागर की जो प्लेटें हैं वो अधिकतर बनी हुई हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। देखिए, अगर पृथ्वी के हम आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहें तो सबसे अच्छा स्रोत हमें क्या है, भूकंप विज्ञान, जिससे हम कौन कौन सी तरंगें निकलती हैं, पी और एस। इन तरंगों के माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल पाया जाता है। देखिए, पृथ्वी में आपका देखिए क्रस्ट, क्रस्ट और मेंटल और कोर, ये 3 पार्ट है ना। 3 पार्टों में मेंटल भाग जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लगभग 68% मेंटल का पाया जाता है। ये पूछता है कि पृथ्वी में सबसे ज़्यादा भाग किस भाग का पाया जाता है, तो मेंटल का पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर गहराई तक देखने को मिलता है। तो स्थल मंडल का जो विस्तार है वो आपको 100 किलोमीटर गहराई तक देखने को मिलता है, लेकिन जो आपका IUGG है इसके अकॉर्डिंग 30 किलोमीटर तक ये मानता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी के भूप्रकृति में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो एल्युमिनियम। देखिए यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, भूप्रकृति की बात कर रहा है, यानी आपकी सियाल की बात कर रहा है। और सियाल में हम जानते हैं सिलिका और एल्युमिनियम। तो क्रस्ट में कौन सा पदार्थ मिलेगा हमें, हमें क्या मिलेगा, सिलिका मिलेगा और एल्युमिनियम मिलेगा। सिलिका इसमें दिया नहीं गया, एल्युमिनियम दिया गया, तो एल्युमिनियम इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी के धरातल में कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। तो 29.2% भाग पर पृथ्वी के महाद्वीपों का विस्तार है, बाकी पर जल का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार, प्रवार को हम बोलते हैं मेंटल बोलते हैं, ठीक है। मेंटल के नीचे क्रोड निम्न में से किस एक चट्टान से बना है। तो हमें पता है क्रोड किसका बना है, निफे, निकिल और फेरस का, है ना। तो यहाँ पर आपका निकिल फेरस यानी लोहा दिया गया है, निकिल नहीं दिया गया है। लौह ही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है। तो हमें पता है पहले अब क्या होती, क्रस्ट, फिर मेंटल और फिर कोर। इसे हम बोलते हैं, इसे हम सियाल, सीमा, निफे बोलते हैं। तो दूसरी बात का नाम दिया गया है, मेंटल नहीं दिया गया है, तो क्या दिया गया है, सीमा दिया गया है, तो सीमा ही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। अक्षांश क्या होती है, अक्षांश रेखाएं वही रेखा है जो आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना। तो पूछा इनकी संख्या कितनी है। देखिए, यहाँ पर कुल अक्षांशों की संख्या पूछी गई है। तो ये कुल अक्षांशों की संख्या अगर पूछी गई है तो इसका आंसर क्या होगा, 181 होगा, 181। अगर पूछा जाता अक्षांश रेखाओं की संख्या, अगर पूछता अक्षांश रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो आपकी होती 179। क्योंकि एक आपकी भूमध्य रेखा होती है जिसे हम 0 मानते हैं, 90 नॉर्थ में होती हैं और 90 आपकी साउथ में होती हैं। तो 90 कितनी हो गई, 180, और 180 और 0 तो 181 हो गई, ठीक है। ये आपके अक्षांश की संख्या हो गई। अगर अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछता है तो 179 बचती है, क्योंकि जब यहाँ पर हम उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिण ध्रुव पर जाते हैं तो रेखाएं नहीं बचती हैं, सिर्फ एक डॉट बचता है, ठीक है, इसलिए। तो यहाँ पर आंसर थोड़ा चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, देशांतर की संख्या कितनी है। देशांतर संख्या कौन सी होती है, देशांतर आपकी वही संख्या होती है जो पृथ्वी को नॉर्थ से साउथ में मिलाती हैं, है ना, ये आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या आपकी 360 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। देखिए, भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट आपका सिंगापुर ही पड़ेगा।
ये मनीला फिलीपींस में पड़ता है, ये नहीं पड़ेगा। इंडोनेशिया जकार्ता नहीं पड़ेगा, ये थोड़ा दूर पड़ता है। हालांकि इंडोनेशिया से गुजरती है भूमध्य रेखा, लेकिन पड़ता नहीं है, सबसे नज़दीक आपका सिंगापुर ही पड़ता है, ठीक है। इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखिए जिन जिन देशों से कर्क रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है और आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है, इन सबको अच्छे से याद रखिएगा। तो कांगो जायरे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत चीन से गुजरती है, ठीक है। कांगो जायरे से हमारी जो कर्क रेखा है, ये कांगो से गुजरती है। देखिए जायरे क्या है, कांगो देखिए दो हैं, हम बताएं आपको, कांगो आपके दो हैं। और जहां से आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है, कौन सी भूमध्य रेखा गुजरती है, वहां से आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती, क्योंकि ये आपके अफ्रीकी देश है जायरे। और अफ्रीका के ऊपर मानी उत्तरी अफ्रीका से ही कर्क रेखा गुजरती है, ना कि मध्य से। और ये मध्य में पड़ता है, तो मध्य में क्या है, भूमध्य रेखा से गुजरती है। तो ए आंसर क्या होगा इसका, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो दिनांक रेखा है, ये कहाँ से, ये इस 180 को हम बोलते हैं। और 180 के विपरीत में होती है आपकी जीरो देशांतर, जिसे हम क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा बोलते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है ग्रीनविच किस देश में। ग्रीनविच वही जगह है जहाँ से हम अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा गुजरती है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा गुजरती है, अभी हमने बात की थी ना। तो यूके, यूके में है ग्रीनविच पड़ता है। पहले ये रेखा पता है भारत से गुजरती थी। जब से यूके वाले आए, ब्रिटेन वाले आए, सब कुछ वहाँ का, भारत का यहाँ से वहाँ ले गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच अंतर होता है। देखिए एक देशांतर और आपका दूसरा देशांतर, इन दोनों देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। कितना, 4 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। और जो ये दूरी होती है लगभग भूमध्य रेखा में 111.11 किलोमीटर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण जो किया गया था 1884 में किया गया था। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय 180 को बोलते हैं, 180 को हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 0 डिग्री को क्या बोलते हैं हम, जीरो, इसके जस्ट विपरीत में होती है आपकी 0 डिग्री, जिसे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। समय से समय निर्धारण करते हैं और तिथि वाले से तिथि निर्धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है। तो भारत का प्रमाणिक समय जो है इलाहाबाद के नैनी से लेते हैं हम, इलाहाबाद के नैनी से, या फिर आपको ऑप्शन मिलेगा मिर्जापुर। अगला क्वेश्चन कहता है भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी साइलों से ढका हुआ है। तो भूपृष्ठ में सर्वाधिक साइलें मिलती हैं, कौन सी, अवसादी साइलें मिलती हैं। और लगभग फिर 75% आपका अवसादी साइलों से भूपृष्ठ बना हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। तो कोयला हमेशा परतदार चट्टानों में मिलता है। अगर आपसे पूछ ले चट्टानों का नाम, तो गोंडवाना क्रम चट्टानों में कोयला अधिक देखने को मिलता है, गोंडवाना क्रम में, गोंडवाना क्रम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो ये ग्रेनाइट नहीं है। ग्रेनाइट कैसी, ये आपकी अग्नि चट्टान है, ठीक है। अग्नि चट्टान को हम प्रारंभिक चट्टान भी बोलते हैं, यानी प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन कायांत्रिक सेल है। कायांत्रिक मतलब जो परिवर्तित सेल होती है। तो कायांत्रिक सेल कौन सी, संगमरमर है सेल, जो चूने से बनती है। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पर है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपका कौन सा, माउंट हिमालय पर्वत जो चोटी है आपकी नेपाल में स्थित है, जैसे हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई जो क्या है 8,850 मीटर के आसपास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। देखिए यहाँ पर बड़ी नहीं, यहाँ पर लंबी पूछता है, तो सही इसका आंसर बिल्कुल हम सही से बता पाते हैं। कहता है सबसे विश्व की सबसे विश्व की कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। तो एंडीज जो जबकि लगभग 7,000 किलोमीटर लंबी रेंज है पाई जाती है। ये कहाँ पर आपको, ये आपको मिलती है दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है जबकि अलास्का रेंज आपको कहाँ पे मिलेगी, ये आपकी यूएसए में मिलेगी। और आपकी हिमालय आपकी भारत, नेपाल, चीन, 3 देशों में मिलती है। अगला क्वेश्चन कहता है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो माउंट कियालू संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कहाँ पर है, जो आपका यूएसए का जो 50वां स्टेट है।
जिसे हम हवाई आइलैंड बोल सकते हैं। हवाई आइलैंड जो अमेरिका का 50वां द्वीप है, वहाँ पर माउंट कियालू स्थित है। फ्यूजियामा आपका जापान में है। कोटापैक्सी आपका ये आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला में मिल जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कोटापैक्सी कहाँ पर है? तो कोटापैक्सी हमें देखने को मिलता है आपको किसमें? एंडीज में मिलता है, जो कि इक्वेडर में मिलता है। एंडीज पर्वत श्रृंखला में इक्वेडर ये देश है, ठीक है, ये क्या है? ये देश है इक्वेडर। अगला क्वेश्चन कहता है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? देखिए, अक्रिय गैसें वे गैसें होती हैं जो किसी भी गैस से क्रिया नहीं करती हैं। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में आपकी ऑर्गन गैस पाई जाती है, जो अक्रिय गैस है। अगला क्वेश्चन कहता है वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो सर्वाधिक गैस कौन सी मिलती है? नाइट्रोजन मिलती है, लगभग 78% हमें देखने को मिलती है। इसके बाद आपकी ऑक्सीजन आती है, जो लगभग आपकी 28.2% देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन कहता है वायुमंडल में सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक स्थायी जलवाष्प आता है। अगला कहता है लोयस पठार स्थित है। देखिए, लोयस का पठार, लोयस का मैदान अगर पूछ ले आपसे, तो भी इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। ये आपका चीन में स्थित है, क्योंकि लोयस क्या है? आपके हवाओं के द्वारा उड़ाई गई पतली मिट्टी को जमा कर देती है। जहाँ पर आपके लोयस के मैदान बन जाते हैं, वहाँ पर ही पठार देखने को मिलते हैं। ये बहुत उपजाऊ होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? लगभग 97% भाग जो है 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है, जिसे हम जैव मंडल बोल सकते हैं। जैव मंडल हमें इतनी ऊंचाई तक देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन कहता है सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो ओजोन है। ये कहाँ पाई जाती है आपकी? ये पाई जाती है समताप मंडल में। समताप मंडल में पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटोस फियर बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर भी दे सकता है आपका, समताप मंडल भी दे सकता है। अगला क्वेश्चन कहता है शांत पेटी किस रेखा के दोनों तरफ पाई जाती है? तो शांत पेटी जो है भूमध्य रेखा के दोनों तरफ पाई जाती है। लगभग ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में पाई जाती है शांत पेटी, जहाँ पर हम इसे डोलड्रम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डोलड्रम। डोलड्रम भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो किसे प्रकृति सुरक्षा वाल्व कहते हैं? जिसे हम ज्वालामुखी बोलते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि बॉडी में कुछ पंपल्स पाए जाते हैं, जिससे आपका क्या होता है, बॉडी का जो गंदा पार्ट होता है वो बाहर निकल आता है। उसी प्रकार से ज्वालामुखी क्या होते हैं? पृथ्वी के सुरक्षा वाल्व कहे जाते हैं, जिससे कारण पृथ्वी पर हलचल ना हो और जितनी भी एनर्जी या डस्ट मटेरियल है वो सब बाहर निकल आता है। इसे इसलिए हम ज्वालामुखी को आप बोलते हैं पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापैक्सी कहाँ पर है? तो ये हमें मिला था कहाँ पर? ये मिला था हमें एंडीज पर्वत श्रृंखला में मिला था, जो इक्वेटर देश में स्थित है। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक वलित पर्वत है? वलित पर्वत ऐसे पर्वत होते हैं जिनका निर्माण हाल ही में हुआ हो, यानी नवीन पर्वत हो। तो हिमालय पर्वत आपका एक वलित पर्वत है। आपका रॉकी देखें तो वलित पर्वत है। एंडीज देखें तो आपका वलित पर्वत है, ठीक है। नीलगिरी आपका अवशिष्ट पर्वत है। सतपुड़ा आपका ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है पठारी क्षेत्र में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो पठारी क्षेत्र में देखिए बहुत गर्म क्षेत्र होते हैं, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या क्या होती है? कम निवास करती है, लगभग 9% के आसपास। अगला क्वेश्चन कहता है भूकंप में धरातली तरंगे होती हैं। देखिए, भूकंप में जो धरातली तरंगे होती हैं, जिसे हम लव वेव बोलते हैं या फिर इन्हें हम धरातली तरंगे बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा नुकसान यही पहुंचाती हैं, सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती हैं ये तरंगे। सर्वाधिक नुकसान यही तरंगे पहुंचाती हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नवीन पर्वतमाला है अपलेशन, सतपुड़ा, यूराल पर्वत, रॉकीज पर्वत। देखिए, नवीनतम पर्वतमाला की बात कर रहा है, तो यहाँ पर रॉकीज जो है ये आपकी नवीन पर्वतमाला है, यूराल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर यूराल नहीं होगा। रॉकीज क्या है? नवीन पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन कहता है हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो हिमालय की उत्पत्ति जो हुई है टेथिस भूसन्नति हुई थी, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो माउंट विसुवियस ज्वालामुखी जो इटली में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में किस महाद्वीप में स्थित है? माउंट एरेबस एकमात्र ज्वालामुखी है जो अंटार्कटिका महाद्वीप में पाया जाता है, और यहाँ पर दूसरा कोई ज्वालामुखी नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है वायुमंडल में सर्वाधिक ओजोन कहाँ पर संकेंद्रित है? तो अभी हमने जल जस्ट में हाल किया था कि
समताप मंडल में। कहाँ पर? समताप मंडल में। हमने बताया था इंग्लिश में कभी कभी पूछ लेता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विवेचित है? तो जो पृथ्वी सबसे दूर पाई जाती है आपकी, देखिए, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल कोई परत नहीं है, ये बाहरी परत है, इसलिए सबसे दूर जो होती है आपकी आयन मंडल विद्यमान होती है। आयन मंडल को डी ई एफ में बांटा गया है, जहाँ से आपके आयन उपस्थित होते हैं। जितने भी सैटेलाइट होते हैं वो लगभग इन्हीं आयन का इस्तेमाल करके तरंगों को भेजते हैं, वापस करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती है? तो कहाँ से परिवर्तित होगी? जहाँ पर आयन पाए जाएंगे, यानी आयन मंडल से परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन कहता है संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? तो जितने भी आपके संचार उपग्रह होते हैं वो आपके आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके आयन विद्यमान होते हैं और जो तरंगों को लाभ पहुंचाते हैं और तरंगों को सेंड करने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% विद्यमान रहता है? तो कहाँ पर? सबसे नीचे जो परत होगी क्षोभमंडल पर, है ना, सीधी सी बात है। जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर भी बोलते हैं। इंग्लिश जरूर याद रखिएगा, ट्रोपोस्फियर। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है समान वायु दाब पाया जाता है। देखिए, समानता वायु दाब को हम जब मापते हैं सागर तली से ही मापते हैं। हर जगह का हम जो वायु दाब मापते हैं उसे हम सागर तल से ही मापते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? जो वायु दाब होता है आपका बैरोमीटर, जिसे हम वायु दाब मापते हैं, अगर उसमें अचानक कमी आती है तो हमें पता चल जाता है कि कोई भी तूफान आने वाला है। अगला क्वेश्चन कहता है वायुमंडल में कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग होता है? तो रसायन मंडल जो एक भाग होता है वो आपका ओजोन मंडल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? O3 बोलते हैं, जो आपका पराबैंगनी किरणों को बचाता है, ह्यूमन की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन कहता है उच्च दाब से उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं, ये आपकी व्यापारिक पवनें होती हैं, है ना। जो उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं, ये आपकी व्यापारिक पवनें होती हैं, ट्रेड विंड जिसे हम बोलते हैं। प्राचीन काल में इन्हीं से व्यापार किया जाता था, इसलिए इनका नाम पड़ गया व्यापारिक पवनें। अगला क्वेश्चन कहता है हवाई जहाज प्रायः किस में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज प्रायः जो होते हैं आपके समताप मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर तापमान समान रहता है। यहाँ पर बादल फूटने, बादल गरजने जैसी घटना संपन्न नहीं होती हैं। यहाँ पर पक्षी भी नहीं उड़ते हैं। यहाँ पर मौसम की जो घटनाएं होती हैं वो बहुत कम होती हैं, इसलिए जो हवाई जहाज होते हैं प्रायः समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होती है आपकी, यानी यहाँ से पृथ्वी चालू होती है, तो पृथ्वी के सबसे ऊपर क्षोभमंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। सबसे नीचे कौन सी है आपकी? क्षोभमंडल पाई जाती है ना, यानी जिसे हम ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। इंग्लिश में भी याद रखिएगा, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, फिर आपका आयनोस्फियर, फिर आपका एक्सोस्फियर। ओके। अगला क्वेश्चन कहता है कोई डाउट्स नहीं होगा आपको। अगला क्वेश्चन कहता है चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? तो चक्रवात की जो आकृति होती है कुछ इस प्रकार की होती देखने को मिलेगी आपको, है ना। ये आकृति कैसी होती है? लगभग अंडाकार आकृति होती है। अगला क्वेश्चन कहता है चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? देखिए, चक्रवात जो आपका ये आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, कुछ इस प्रकार का बना हुआ दिखाई देता है, इस प्रकार का, है ना। ये बीच में इसकी आई होती है जो बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है, जिसे हम बोलते हैं चुच्छू। क्या बोलते हैं? आई या आँख या चुच्छू बोलते हैं। ठीक है। ये अगल-बगल वाले बहुत हानिकारक क्षेत्र होते हैं, यानी यहाँ पर वर्षा होती है, गर्जना होती है, खूब गरजते बरसते हैं। लेकिन जो चुच्छू होता है, जो आई होती है, यहाँ ये बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है, तो चुच्छू कहलाता है। अगला क्वेश्चन कहता है रेशेदार दिखने वाले मेघ को क्या बोलते हैं? तो जो रेशेदार तरीके दिखते हैं ऐसे, 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 ये आपके कहलाते हैं पच्छाद मेघ कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन-सा है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो होती है आपकी मौसिन राम में होती है। ठीक है। कभी-कभी चेरापूंजी भी जाता है, तो वर्तमान अगर आप देखें तो वर्तमान में चेरापूंजी ही सही है। दोनों अभी कहाँ पर पड़ते हैं? ये आपके मेघालय में पड़ते हैं। क्योंकि मेघालय आपकी गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी हैं, यहाँ पर हवाएँ आती हैं, बादल आते हैं, फँस जाते हैं और यहाँ पर वर्षा करते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर होती है। डेली वर्षा होती है, डेली, ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ी से वर्षा होती है, हल्की-हल्की वर्षा होती है, इसलिए विश्व में सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर होती है। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व में सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन-सा है? तो अटाकामा डेज़र्ट है आपका, सबसे शुष्क डेज़र्ट जो है आपका। ये अगर आपसे देखिए शुष्क मरुस्थल पूछ ले, तो भी अटाकामा ही होगा। शुष्क क्षेत्र पूछ ले तो अटाकामा ही होगा।
जो आपका लगभग चिली में पड़ता है, ठीक है। अटाकामा जो डेजर्ट है आपका, हाँ, चिली में पड़ता है। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कहाँ पर स्थित है? तो विश्व की सबसे बड़ी और मीठे पानी की झील जो सुपिरियर झील है, जो आपकी यूएसए में स्थित है। कहाँ पर? यूएसए में। यूएसए में 5 महान झीलें हैं। सुपीरियर है आपका, मिशिगन है, ओंटारियो है, इरी है, और आपका ओंटारियो झील है, ठीक है। और मिशिगन, ये लगभग 5 झीलें हैं यूएसए की जो महान झीलें कही जाती हैं। बाइकाल झील आपकी रूस में, ये विश्व की सबसे गहरी झील है। मिशिगन झील भी आपकी यूएसए में। विक्टोरिया झील आपकी, ये कहाँ पर? ये आपकी अफ्रीका में पड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम जानते हैं? तो जो सबसे ज़्यादा मौसम परिवर्तन होते हैं, ये आपके क्षोभ मंडल में होते हैं, जिसे हम ट्रोपोस्फियर में बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा परिवर्तन आपके क्षोभ मंडल में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? तो सबसे गहरी झील अभी हमने जस्ट बताया आपको, बैकाल झील है जो रूस में पाई जाती है। लगभग 1900 के आसपास, 1900 मीटर के आसपास इसकी डेप्थ है, रूस में पाई जाती है ये, ठीक है। साइबेरिया क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? एंजल जलप्रपात जो कैरो नदी पर स्थित है। कौन सी? कैरो नदी पर। और ये कहाँ पर पड़ता है आपको? ये आपको पड़ेगा आपका दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में ये आपको देखने को मिलेगा। अगर दक्षिण अमेरिका देश की बात करें तो ये लगभग आपका जो देश है वेनेजुएला। वेनेजुएला में आप इसे देख सकते हैं। वेनेजुएला कभी आप जाएं तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा वेनेजुएला। वेनेजुएला तेल के उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण देश है। अगला क्वेश्चन कहता है नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है? नियाग्रा जलप्रपात जो है आपका, ये यूएसए में बना हुआ है। कहाँ पर? यूएसए में। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे गहरा जो स्थल है डेथ सी है। डेथ सी। अगला, इन 4 ऑप्शन पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर वैसे पूछेगा तो आपका जैसे मान लीजिए मेरियाना ट्रेंच भी है ना। मेरियाना गर्त जो है सबसे गहरी गर्त है, इसकी जो डेप्थ है 11,032 मीटर है ना। तो सबसे ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है रेगिस्तान में बादल अवक्षेप क्यों नहीं बरसते हैं? रेगिस्तान में बादल अवक्षेप क्यों नहीं बरसते हैं? क्योंकि वहां पर क्या होती है? आर्द्रता कम होती है वहां पर। आर्द्रता वहां पर क्या होती है? कम होती है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश उंगली नुमा झील के लिए प्रसिद्ध है? यूएसए। वही 5 झील कौन कौन सी आपकी? आपकी सुपीरियर है, मिशिगन है, ओंटारियो है, ह्यूरन है, और आपकी ओंटारियो झील है। सुपीरियर हो गई आपकी, मिशिगन हो गई, इरी हो गई, और ह्यूरन हो गई, और ओंटारियो हो गई। ये 5 झीलें यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी? देखिए विश्व में सबसे ज्यादा जो झील लवण पाई जाती है वो तुर्की की वान झील में पाई जाती है। लगभग 330% जो है इसमें झील में लवणता पाई जाती है। और लवणता को हम प्रति हजार में मापते हैं, प्रति हजार में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सी है? तो लेक टिटिकाका झील है, ठीक है, जो कोलंबिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। ये आपका एशिया और यूरोप के मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है अरल सागर किस देश में स्थित है? तो अरल सागर आपका कजाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य पाया जाता है। उज्बेकिस्तान के मध्य झील पाई जाती है। वर्तमान में अगर देखें तो अरल सागर लगभग सूख गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। ये खारे पानी की एक प्रमुख झील है। इसके आसपास के जो 5 देश है वो भी कभी कभी पूछ लेता है, जैसे आपका ईरान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, रसिया हो गया, और अजरबैजान हो गया। ये 5 देश के आसपास बाउंड्री बनाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों का देश कहा जाता है? तो फिनलैंड को हम बोलते हैं हजारों झीलों का देश, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है जब बर्फ पिघलती है तो पानी गड्ढों पर भर जाता है, वहाँ पर झीलों का निर्माण हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में पाया जाता है? तो वेनेजुएला में कैरो नदी पर पाया जाता है, हमने अभी चर्चा की थी। अगला क्वेश्चन कहता है एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कैरो नदी पर स्थित है। कैरोनी नहीं, कैरो नदी होगा, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर इसका है। ये लगभग 900 मीटर
ऊंचा है ये झरना, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है बायोम जलप्रपात, बोयोम जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? ये आपका जय नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर? कांगो पे, कांगो पर, और ये कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। अगला क्वेश्चन कहता है स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो स्वेज नहर का निर्माण जो हुआ था आपका 1854 में प्रारंभ हुआ था लगभग। इसका जो स्वेज नहर बनकर लगभग 69 में तैयार हो गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है और स्वेज नहर जो है आपको ये भूमध्य सागर को जोड़ती है किससे? लाल सागर से। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है? तो कील नहर है। कौन सी? बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है, ये कील नहर है, ये जर्मनी में बनी हुई है। अगला क्वेश्चन कहता है क्रा नहर निम्न में से किस देश में स्थित है? तो क्रा नहर आपकी थाईलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच स्थित है? तो विक्टोरिया झील है। देखिए तंजानिया, केन्या और युगांडा, ये 3 देशों के बीच में ये झील स्थित है, विक्टोरिया झील। ये अफ्रीका की एक प्रमुख झील है, बड़ी झील है। और यहाँ से आपकी व्हाइट नील का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील कहाँ पर? ये तुर्की में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर लगभग स्वेज नहर की लंबाई है। और ये सिंगल लेन है, मतलब एक तरफ से जहाज जाते हैं और एक बार में मतलब जाते हैं और एक बार में आते हैं, जा और आ एक बार में नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई थी? तो 1869 में ये बनकर तैयार हो चुकी थी स्वेज नहर। अगला क्वेश्चन कहता है किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? अंटार्कटिका में बर्फ जमी रहती है हमेशा, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? श्वेत महाद्वीप की उपमा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस महाद्वीप को प्रायद्वीप महाद्वीप के नाम से जानते हैं? तो यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप या प्रायद्वीप महाद्वीप के नाम जानते हैं, क्योंकि ये छोटा सा और 3 तरफ से लगभग पानी से घिरा हुआ है। आप देखेंगे उत्तर में आपका इसका बाल्टिक सागर है, और पश्चिम में इसके आपका अटलांटिक महासागर है, साउथ में इसका भूमध्य सागर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, मतलब कौन बाप का भी बाप है, तो कौन है? ये आपका एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया महाद्वीप ही है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले चीन और भारत यहाँ पर ही देश स्थित हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को हम बोलते हैं द्वीपीय महाद्वीप। देखिए वैसे ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया महाद्वीप का पार्ट है, ओशिनिया, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक अलग से महाद्वीप के नाम से ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया ही सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन कहता है प्रति चक्रवात की आकृति समानता होती है। तो प्रति चक्रवात की आकृति कैसी होती है? देखिए चक्रवात हो या, और जो चक्रवात होता है आपका, चक्रवात कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, इस प्रकार का, ये अंडाकार। लेकिन जो प्रति चक्रवात होता है ये आपका गोलाकार दिखाई देता है। तो प्रति चक्रवात कैसा है? गोलाकार देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन कहता है लोयस का पठार है। देखिए लोयस क्या होती है? लोयस जो हवाएं होती हैं वो उड़ा कर लाती हैं हल्की हल्की मिट्टी को, जमा कर देती हैं एक तरफ से, तो वहाँ पर पठार बनते हैं या फिर आपके लोयस के मैदान बनते हैं। ये सब आपके कहाँ पर मिलते हैं? ये सब हमें चीन में देखने को मिलते हैं। ये पवन के द्वारा बनते हैं, यानी हवा के द्वारा, वायु के द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? तो मैदानों में सर्वाधिक निवास करता है लगभग 90%। आप गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा का मैदान सब कुछ देख लें, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलेगी। कहता है अगला क्वेश्चन ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पर है? ये हमें अफ्रीका का जो साउथ अफ्रीका देश है वहाँ पर हमें ड्रेकेंसबर्ग पर्वत देखने को मिलता है। तो साउथ अफ्रीका इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? देखिए तो लोएस्ट के मैदान कहाँ पर देखने को मिलते हैं? यूक्रेन में मिलते हैं, न्यूजीलैंड में मिलते हैं, कंबोडिया में नहीं मिलते हैं, ठीक है। अगर चीन लिया होता तो चीन में भी मिलते हैं, कंबोडिया में देखने को नहीं मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल में के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो लगभग 33% भाग पर पठार का विस्तार देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर सर्वाधिक घनत्व होगा? जो वायु का घनत्व होगा सर्वाधिक कहाँ पर? क्षोभ मंडल पर होगा, क्योंकि जो सर्वाधिक सबसे भारी गैसें हैं आपकी, जैसे आपका O2 है, आपका CO2 है, CO2 सबसे भारी गैस है, ये सब हमें क्षोभ मंडल पर ही देखने को मिलती हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं। तो क्षोभ मंडल में पवनों चलने के कारण, तापमान परिवर्तन होने के कारण यहाँ पर हमें मौसम परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किससे विश्व की छत कहा जाता है। तो पामीर का पठार है आपका, एक आपका तिब्बत का पठार है। देखिए पामीर का पठार क्या सबसे ऊंचा है, तिब्बत का पठार क्या सबसे विस्तृत है। तो विश्व की छत किसे बोलेंगे, जो सबसे ऊंचा होगा। तो पामीर का पठार सबसे सबसे क्या है, ऊंचा है, इसे हम क्या बोलते हैं, पामीर का पठार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। तो पठारी क्षेत्रों में क्या है, खनिज तेल नहीं मिलेगा, मैग्नीज, कोयला और बाकी सभी चीज़ देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो यूरोप में आल्प्स पर्वत है, हिमालय पर्वत भारत नेपाल चीन में फैला हुआ, रॉकीज आपका कहाँ पर है, ये हमें देखने को मिलता है उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। तो जो मतलब जम जाता है प्रकाश से देखा जाए तो वो कौन सा है, आर्कटिक महासागर है। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। देखिए शीत मरुस्थल क्या होता है, शीत मरुस्थल वह मरुस्थल होता है जो ठंडा हो। तो गोबी का मरुस्थल क्या है, गोबी का मरुस्थल कैसा है, शीत मरुस्थल है। और दास्ते लुट जो है आपका ईरान में, दास्ते कबीर ये भी आपका ईरान में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन कहता है अटकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिका देश में है। तो अटकामा मरुस्थल कैसा है, ये शुष्क मरुस्थल था। कैसा था, शुष्क मरुस्थल। और कहाँ पर है, चिली, चिली में है ये। अगला क्वेश्चन कहता है सीप का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो सीप का निर्माण किससे होता है, पवन द्वारा होता है। कैसी होती है ये सीप, कुछ इस प्रकार की बनती हैं, पवनें उठा कर लाती हैं और जमा कर देती हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ड्रमलिन क्या है। ड्रमलिन जो है आपका, ये आपका अंडाकार पर्वत है ना, जो क्या बनते हैं, अपर्दन से बनते हैं, अपर्दन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है। तो यू आकार की घाटी जो हमें देखने को मिलती है ये हमें हिमालय क्षेत्रों में मिलती है। और वी आकार की पूछता है तो ये हमें नदियों में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है। तो विश्व का सबसे छोटा महासागर जो है आपका आर्कटिक महासागर है। सबसे जो बड़ा होगा वो कौन सा होगा, वो प्रशांत महासागर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो सहारा मरुस्थल जो है आपका, ये आपका हमें कहाँ पर मिलता है, उत्तरी यूरोप में देखने को मिलता है। लगभग 15 देशों में ये फैला हुआ है, उत्तरी अफ्रीका में, सॉरी हाँ उत्तरी अफ्रीका में देखने को मिलता है। लगभग ये 15 देशों में फैला हुआ है। और ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा। अगला क्वेश्चन कहता है मरुद्वीप किससे संबंधित है। तो मरुद्वीप मतलब जो आपका जो उपजाऊ ना हो, यानी आपका रेगिस्तान संबंधित है। अगला क्वेश्चन कहता है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो अभी चर्चा की हमने सहारा मरुस्थल की, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल ही है। अगला क्वेश्चन कहता है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा। देखिए दक्षिण एशिया का सबसे मरुस्थल कौन है, थार मरुस्थल है। एकमात्र तो ही मरुस्थल है यहाँ दक्षिण एशिया में, कौन सा, थार मरुस्थल, जो आपका पाकिस्तान और भारत में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो गोबी मरुस्थल कहाँ पर है, मंगोलिया में स्थित है। ठीक है, मंगोलिया में, मंगोलिया और चीन बॉर्डर में देखने को मिलता है, लेकिन मंगोलिया में अधिकतर इसका पार्ट स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है। देखिए मरुभूमि आपके वही वेटलैंड्स होते हैं जो अपने 2 फरवरी को मनाते हैं ना, वेटलैंड, वर्ल्ड वेटलैंड डे। उसी प्रकार से जो सेचुरा मरुभूमि ये आपकी पेरू में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है हिमनद निर्मित आकृति अंग्रेजी किस अक्षर की होती है। अभी हमने देखा कि जो हिमनद निर्मित आकृति होती है वो कैसी, यू आकार की होती है। और वी आकार की कैसी होती है, वी आकार की नदियों से बनती है, तो यू आकार इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है वी आकार की घाटी या कौन बनाती है। तो कौन बनाती है, अभी नदी बनाती है, 4 बार बताया अभी आपको। अगला क्वेश्चन कहता है द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है। तो द्वीपों की सर्वाधिक संख्या में प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और इसके चारों तरफ हमें क्या है, बेल्ट देखने को मिलती हैं, बहुत सारी प्लेटें, छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेटें देखने को मिलती हैं, भूकंपी जोन देखने को मिलते हैं, हमें ज्वालामुखी जोन देखने को यहाँ पर मिलते हैं इसके किनारे किनारे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। अगर आपसे एशिया का पूछता है तो एशिया का फिर कौन सा होगा, एशिया का आपका बोर्नियो होगा, जो आपका इंडोनेशिया के अंडर में आता है, इंडोनेशिया के में। ग्रीनलैंड जो है आपका, ये आपका देखिए प्राकृतिक रूप से अगर देखें तो उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। लेकिन अगर हम राजनीतिक रूप से देखें तो राजनीतिक रूप से इस पर डेनमार्क का अधिकार है। किसका, डेनमार्क का, डेनमार्क का अधिकार है इस पर।
अगला क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। लगभग यहाँ पर 33,000 द्वीप यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। ओजोन का निर्माण जो सर्वाधिक होता है, ओजोन का निर्माण, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक अंटार्कटिका के ऊपर। देखिए ओजोन का जो हमें हानि देखने को मिलती है, ये अंटार्कटिका के ऊपर ही हमको देखने को मिलती है। क्योंकि क्या होता है, जो गर्म गैसें हम लोग निकालते हैं, जैसे हम आपका अमेरिका है, चाइना है, भारत, ये सब गर्म गैसें निकालते हैं, ये सब भगती हैं ठंडे क्षेत्रों की तरफ। और ठंडा क्षेत्र कौन सा आपका? अंटार्कटिका है। तो वहाँ पर हमें छिद्र देखने को मिलता है। ठीक है, वहाँ पर हमें क्या छिद्र देखने को मिलता है, और वहाँ पर ही हम इसको होल को हम क्या किए, पूरा किए हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो अफ्रीका, यानी उत्तरी अफ्रीका में हम देखेंगे, यहाँ पर मोरक्को में आपका अटलस पर्वत देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन कहता है किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है? सरीसृप कहाँ पर, मतलब हमें अंटार्कटिका में देखने को नहीं मिलते, क्योंकि ये आपका एक बहुत कोल्ड कोल्ड कॉन्टिनेंटल है, और यहाँ पर हमें बहुत ही कम जीव देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है संसार का सबसे अधिक वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? देखिए संसार जो सबसे अधिक वर्षा होती है, ये आपकी संवहनी रूप में होती है। वर्षा तीन प्रकार से होती है। पर्वतीय, पर्वतीय में क्या होता है, यहाँ पर आपका मानसून आता है और टकराता है पर्वत में और वर्षा करता है। मानसूनी वर्षा, एक मानसूनी वर्षा का टाइप्स नहीं है, मानसूनी वर्षा होती है सिर्फ, ठीक, जब मानसून आता है। संवहनी वर्षा ये होती है वर्षा आपकी जहाँ पर आपका क्या होता है, क्लाइमेट आता है, यानी ठंडी ठंडी और गर्म हवाएं आती हैं। जो गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, ठंडी होती हैं, फिर वर्षा करती हैं। तो सामान्य वर्षा जो क्या होती है, वर्ष भर कहाँ पर होती हैं, ये आपकी भूमध्य रेखीय रीजन में होती हैं, भूमध्य रेखीय रीजन में होती हैं। ठीक है, और पर्वतीय वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? भारत में होती है, सबसे ज़्यादा भारत में होती है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? तो भूमध्य रेखीय रीजन, अभी हमने जस्ट बताया भी आपको कि भूमध्य रेखीय रीजन में सालों साल वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व में मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में देखने को मिलता है? तो विश्व में मैदान का जो सर्वाधिक विस्तार है, ये हमें यूरोप महाद्वीप में यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका में बहुत सारे पठार हैं, इसलिए हम अफ्रीका को पठारी महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो कच्चा द्वीप, वो जो द्वीप है, ये आपका भारत और श्रीलंका के मध्य फैला हुआ है, जिसमें भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद बना हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से बनता है? तो स्टेलेक्टाइट बनता है, जो निक्षेपित, जिसमें मतलब आपका ये आपकी चूने चूने चट्टाने हैं, और यहाँ पर पानी पड़ता है, पानी पड़ने के बाद ये आपकी ऐसे कुछ इस तरह लटकने लगती हैं। और लटकने की जो प्रक्रिया ये आपकी निक्षेप से बनती है, थोड़ा बरसा फिर चूहा फिर ऐसे जुड़ता हुआ फिर आपका लटकने लगता है, इसे हम क्या बोलते हैं? स्टेलेक्माइट बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम जाना जाता है? तो विश्व में जो शीत मरुस्थल होते हैं, उन्हें हम क्या नाम जानते हैं? टुंड्रा के नाम जानते हैं, कि नहीं? टुंड्रा के नाम से जानते हैं। विश्व में जो मरुस्थल है, उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आपका शीत डिवाइड किया गया है, और एक आपका ग्रीष्म यानी गर्म। शीत मरुस्थल और आपका गर्म मरुस्थल। अगला क्वेश्चन कहता है दास्ते कबीर, देखिए दास्ते कबीर और दास्ते लुट जो मरुस्थल है, ये आपके दोनों ईरान में पाए जाते हैं। कहता है पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका दक्षिण अंडमान में स्थित है, पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान की राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? तो प्रवाल भित्ति जो देता देखने को मिलती है आपको प्रशांत महासागर में ही देखने को मिलती हैं। आप देखेंगे जो आपकी ग्रेट बैरियर रीफ है, GBR, ये आपकी प्रशांत महासागर में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है किस सागर का तट नहीं है? तो सार्गायो सागर एकमात्र ऐसा सागर है, ऐसा कोई भी तट नहीं है, और ये ऐसा सागर है जिसका पानी जो है अटलांटिक महासागर में स्थित मिलता नहीं है, और ये जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर जो है आपका दक्षिण चीन सागर है। ठीक है, सागर की बात कर रहे हैं, देखिए इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। अगर प्रशांत महासागर दिया होता तो हम उसे लगाते। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी जल संयोजी यूरोप और अफ्रीका को पृथक करती है? तो जिब्राल्टर जल संधि कैसे यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है? या आप कुछ इस प्रकार देखेंगे, ये कुछ इस प्रकार की आकृति बनी हुई है, तो ये आपका अफ्रीका होगा और ये आपका यूरोप हो गया। तो यहाँ पर आपकी जिब्राल्टर जल संधि स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है
विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी जो जल संधि है ये आपकी डेविस जल संधि है। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व में सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो सबसे तेज गल्फ स्ट्रीम है, जो आपकी कैसी गर्म होती है और इसके कारण आपके आपके उत्तरी अमेरिका और आपका यूरोप का जो तट होते हैं वो सालों साल भर खुले रहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा के नाम जानते हैं? इसे हम बोलते हैं अल नीनो। अल नीनो और ला नीना। जब अल नीनो आता है तो भारत का मानसून क्या होता है? कमजोर पड़ जाता है और भारत में वर्षा कम होती है, इससे सूखा पड़ जाता है। जब ला नीना आता है तो भारत में बहुत अच्छी वर्षा होती है, बहुत तेजी से वर्षा होती है, खूब बाढ़ आती है। ठीक है। अल नीनो को हम किसे जोड़ते हैं? क्रिसमस के बच्चे के रूप में जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गहरा नील रंग होने के कारण किस धारा को जापानी लोग जापानी काला धारी कहते हैं? तो क्यूराल धारा को जापानी लोग क्या बोलते हैं? काली धारा के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये बहुत डार्क होती है, बिल्कुल काली आपको दिखाई मिलती है, क्योंकि बहुत नीली हो जाती है ना। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी शीत समुद्री धारा है? तो हम्बोल्ट जो है आपकी ये आपकी साउथ अमेरिका के पास बहती है, जो आपकी एक शीत यानी ठंडी समुद्री धारा है। अगला क्वेश्चन कहता है सागरी जल में सर्वाधिक मात्रा पर पाए जाने वाले लवण कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो लवण पाया जाता है आपका NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, फिर आपका MgCl पाया जाता है। ठीक है। तो दूसरे नंबर आपका MgCl आया, फिर आपका कैल्शियम सल्फेट आएगा। तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है लगभग आपका सोडियम क्लोराइड ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है समुद्री जल की लवणता पाई जाती है। तो जो समुद्री जल की जो औसत लवणता होती है वो आपकी 35% होती है। ठीक है। औसत है दी गई है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन गर्म जलधारा है? तो वेनेजुएला की लेब्रोडर की ये ठंडी जलधारा है, जबकि ब्राजीलियन करंट कैसी है आपकी? ये गर्म जलधारा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है रेनेले जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो रेनेले धारा जो है आपकी ये आपकी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। अगला क्वेश्चन कहता है प्रवाल क्या है? देखिए प्रवाल क्या है? प्रवाल एक छोटे जीव होते हैं जिनकी हड्डियां जुड़ जुड़कर एक द्वीप का निर्माण कर देती हैं। तो प्रवाल एक समुद्री जीव है जिसे हम क्या बोलते हैं? जूजैंथला। जूजैंथला बोलते हैं, जूजैंथला। अगला क्वेश्चन कहता है ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है आपकी ये ऑस्ट्रेलिया के आपके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है सीन नदी कहाँ बहती है? तो सीन नदी फ्रांस में बहती है। जो पेरिस है वो सीन नदी किनारे स्थित है। कौन? पेरिस। अगला क्वेश्चन कहता है नील नदी कहाँ गिरती है? तो नील नदी आपकी भूमध्य सागर में गिरती है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि नील नदी किस तरफ की बहती है? तो ये उत्तर की तरफ बहती है, उत्तर की तरफ। ठीक है। विक्टोरिया झील से और ये आपके लेक ताना से आपकी एक आपकी वाइट नील और आपकी ब्लू नील मिलकर आपकी एक नील नदी निर्माण करती हैं और ये आपकी भूमध्य सागर में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो होंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम जानते हैं? देखिए गंगा नदी जो आपकी उत्तराखंड से निकलती है, यूपी होते हुए, बिहार होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, वहाँ पर कहलाती है पद्मा। ठीक है। इसी प्रकार से कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपकी अरुणाचल प्रदेश, असम होते हुए जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे हम बोलते हैं जमुना। क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं। ठीक है। और जब इन दोनों नदी में मिलती है मेघना नदी तो इसका नाम पड़ जाता है मेघना। ठीक है। ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट हैं। तो पद्मा बिल्कुल सही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? जो चौड़ी नदी है आपकी देखिए अ, चौड़ी मतलब क्षेत्रफल के कारण पूछी गई तो नील नदी नहीं होगी, अमेजोन नदी होगी। ठीक है। सबसे बड़ी अगर पूछता तो ये सबसे बड़ी नदी थी। ठीक है। चौड़ी नदी है कि इसका जो अमेजन का है वो क्षेत्रफल बहुत अधिक मात्रा में है। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? देखिए वही बात आ गई चौड़ी नदी वाली, तो अमेजोन नदी ही है। ठीक है। वो बड़ी नदी, अगर नील नदी क्या है? सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है ये, सबसे लंबी नदी है ये। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती हैं? तो निम्नलिखित में किस देश में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां बहती हैं? ये आपकी इराक में बहती हैं, जहाँ पर आपकी जिसे हम दजला फरात नदी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो वोल्गा नदी डॉन नदी से मिलने के बाद ये आपकी कैस्पियन सागर में गिरती है। ये आपकी यूरोप की सबसे लंबी नदी भी है। कौन सी? यूरोप की लंबी नदी भी है ये।
अगला क्वेश्चन कहता है विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। देखिए, विश्व में सबसे ऊंचा बांध की चर्चा की जा रही है, तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग रोगमस्की जो बांध है ये ही विश्व का सबसे ऊंचा बांध है इस समय पर, मतलब इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है पेरिस शहर किस नदी पर स्थित है। तो पेरिस फ्रांस का शहर है, पता, फैशन की नगरी इसे इसे ही बोलते हैं। और ये कहाँ पर है, सीन नदी किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है वियना शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है। तो वियना जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, जहाँ पर ओपेक का मुख्यालय है, ऑस्ट्रिया जो है आपका डेन्यूब नदी किनारे बसा है। डेन्यूब जो है पांच पांच राजधानियों को अपने किनारे बसाए हुए है, ठीक है। पांच राजधानियों से होकर डेन्यूब नदी क्या है, गुजरती है। अगला क्वेश्चन कहता है हैम्बर्ग किस नदी किनारे बसा हुआ है। तो ये जर्मनी का शहर है हैम्बर्ग, और ये एल्ब नदी किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा शहर नील नदी किनारे बसा हुआ है। तो खारतूरम, जहाँ पर आपकी ब्लू नील और आपकी वाइट नील दोनों मिलती हैं, वो खारतूरम शहर है। और जहाँ पर दोनों मिलने के बाद फिर आपकी कहाँ पर नील नदी भूमध्य सागर में गिर जाती है, ठीक है। तो खारतूरम शहर इंपॉर्टेंट है आपका, जहाँ पर आपकी नीली नदी और वाइट नदी, या दोनों नील नदी मिलती हैं, वो खारतूरम शहर है। और यहाँ पर ही आपकी दोनों नदी मिल जाती हैं। और पूछता है कौन सा शहर नील नदी किनारे बसा हुआ, तो खारतूरम शहर जो है ये सूडान में स्थित है, ठीक है। और ये इन सिटी भी इम्पोर्टेंट है, सूडान। तो यहाँ पर लगभग हम लोगों ने जो 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन जो है बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जो कई सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमने एमसीक्यू के रूप में सॉल्व किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ में भी आपको लगभग 200 क्वेश्चन की एमसीक्यू जो सीरीज़ है वो भी मिल जाएगी। इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।